नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल जिसका आगाज हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं और बीजेपी के अन्य नेता खूब आत्मविश्वास दिखा रहे हैं और दावा यह कर रहे हैं कि सरकार के संचालन में कोई समस्या नहीं है। हालांकि कयास ये भी हैं कि मोदी के लिए कामकाज पहले 2 कार्यकाल की तरह आसान नहीं होगा, लेकिन यह कहने का बिल्कुल भी यह मतलब नहीं कि उनके प्रधानमंत्री बने रहने में कोई समस्या आएगी। अगले 5 साल में उनकी सत्ता को कोई समस्या नहीं है। सहयोगी पार्टियों की ओर से सत्ता के लिए खतरा नहीं पैदा किया जाएगा, लेकिन सरकार निरंतर दबाव में रहेगी, जिसकी आदत नरेंद्र मोदी को रही नहीं। इस साल अक्टूबर में वो सत्ता के 23 साल को पूरा करेंगे। वो अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। शुरुआती कुछ चुनौतियों को अगर आप छोड़ दें तो 2002 से दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद से लेकर अभी तक उनका एक छत्र राज रहा है। कभी गठबंधन की परवाह करने की उनको जरूरत नहीं रही और ना ही उनके ऊपर कोई आला कमान रहा। गुजरात में भी वो सत्ता राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ही संभालते थे और लीडरशिप एक प्रधानमंत्री वाली होती थी। ये पहली बार है जब वो अपने ऊपर दबाव महसूस करेंगे। अभी तो सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं और पार्टी का भी समर्थन है। आरएसएस की ओर से भी कुछ नहीं कहा जा रहा और सहयोगी पार्टियां भी बिना शर्त समर्थन दे रही हैं। लेकिन कामकाज रूटीन में लौटा तो रोजमर्रा के कामकाज को लेकर भी दबाव और चुनौतियां सामने आने लगेंगी। सबसे पहली चुनौती सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों के निजी स्टाफ की नियुक्ति, उनके विभागीय सचिवों की नियुक्ति और उनके स्वायत्त होकर काम करने की मांग को लेकर। अगर एक बार ऐसी स्वायत्तता सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों को मिली तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है कि अंदाज में बीजेपी के अपने मंत्री भी पूरी नहीं तो आंशिक स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं और नहीं मिलने पर विरोध भी जता सकते हैं। यह ध्यान रहे कि अभी तक मंत्रियों को निजी स्टाफ और उनके मंत्रालयों के विभागीय सचिवों की नियुक्ति केंद्रीकृत तरीके से यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से होती रही। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स करती है और इसी कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा राजनाथ सिंह और अमित शाह मेंबर थे। अगर आप एकाध मंत्री को छोड़ देंगे तो शायद ही कोई मंत्री पसंदीदा सचिव या फिर स्टाफ की मांग कर सकता था, लेकिन सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों के साथ ये रूटीन काम नहीं करने वाला है। सहयोगी पार्टियों के कई ऐसे नेता मंत्री बने हैं जो कि मंत्रालयों के कामकाज से पहले से वाकिफ है और नौकरशाही की समझ भी रखते हैं। वो अपने राज्य के भरोसेमंद अधिकारियों को रखने की जिद कर सकते हैं और ऐसा होने पर सरकार के कामकाज पर कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री सचिवालय की जो आयरन ग्रिप है वो कमजोर पड़ेगी और इससे सब कुछ एक जगह से संचालित होने और एक ही नेता को हर काम का श्रेय मिलने की अब तक की चली आ रही परंपरा भी खत्म हो जाएगी। दूसरी चुनौती यह है कि सहयोगी पार्टियों के नेता, खासकर 2 बड़ी सहयोगी पार्टियां यानी कि जेडीयू और इसके साथ ही टीडीपी की तरफ से क्षेत्रीय आकांक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। उनका रुझान अपने राज्य की तरफ ज्यादा होगा। वो अपने राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड लेने यानी कि फाइनेंशियल गेन्स और विकास के काम करने की कोशिश करेंगे और इससे भी एक इम्बैलेंस की स्थिति पैदा होगी। आपको यह भी ध्यान रहे कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए और जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग की है। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो ये दोनों ही पार्टियां विशेष पैकेज की मांग करेंगी, यानी कि मंत्रालय के स्तर पर एक पूर्वाग्रह होगा और समर्थन हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पैकेज देने की जरूरत भी होगी। इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं या फिर हितों के बीच टकराव पैदा होगा। प्रधानमंत्री के नाते मोदी की प्रायोरिटीज राष्ट्रीय होंगी और उनको बीजेपी शासित राज्यों का भी ध्यान रखना होगा। तीसरी चुनौती कुछ विवादित मुद्दों या फिर नीतियों को लेकर है, जैसे कि सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना। इसमें बदलाव की बात शुरू हो चुकी है।
जेडीयू की ओर से यह कहा गया कि इस पर विचार करने की जरूरत है, यानी कि इसको रिव्यू किया जाए। तो बिहार की 5 सांसदों वाली एलजेपी की ओर से भी इसका समर्थन किया गया है। अगर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी तीनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ आती हैं तो सरकार को इस पर विचार करना होगा। भले ही इसे पूरी तरीके से खत्म ना किया जाए, लेकिन इसकी जो सेवा शर्तें हैं उनको बेहतर बनाने की बात जरूर हो सकती है। विपक्षी पार्टियों को कई मुद्दों पर सरकार की फॉल्ट लाइन का पता है। विपक्ष को यह अंदाजा है कि किन मुद्दों पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने नीट को इसमें शामिल किया। एमके स्टालिन की पार्टी ने जेडीयू और साथ ही टीडीपी दोनों से यह मांग की कि वो मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट को समाप्त करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। अभी नीट की परीक्षा में हुई बड़ी गड़बड़ी की बातें सामने आई, जिसके बाद इस पर सवाल उठने लगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपना फैसला सुना दिया गया कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ रिपोर्ट भी तलब की गई है। अब टीडीपी को इस मसले पर डीएमके का साथ देने में समस्या नहीं होगी। ऐसे ही मुसलमानों के आरक्षण का एक मामला है। टीडीपी अपने राज्य में मुसलमानों को आरक्षण बनाए रखने के पक्ष में है और नीतीश भी इसके समर्थन में है। चौथी चुनौती मजबूत विपक्ष की है। मोदी रेजिम में पहली बार मजबूत विपक्ष लोकसभा में बैठेगा। पिछली बार बीजेपी के 303 सांसद थे और एनडीए के सांसदों की कुल संख्या 350 के करीब थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी 200 सांसद विपक्ष में थे। उसमें बीजू जनता दल के 12 और जगन मोहन के 22 सांसद तटस्थ रुख रखते थे और मुद्दों के आधार पर सरकार को समर्थन भी देते थे। इसके अलावा बीजेपी विरोधी ज्यादातर पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर आई थी। तभी वास्तविक विपक्ष 100 से भी कम सांसदों का था। लेकिन इस बार गठबंधन बनाकर 450 से ज्यादा सीटों पर विपक्ष ने चुनाव लड़ा और 204 सांसद इंडिया ब्लॉक के चुनकर आए भी हैं। किसी विपक्षी पार्टी या फिर चुनाव पूर्व विपक्षी गठबंधन की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें ममता बनर्जी के 29 सांसद को अगर आप जोड़ देंगे तो विपक्ष की संख्या 233 हो जाती है, यानी कि 293 का पक्ष और 233 का विपक्ष। अब इतने मजबूत विपक्ष के होते सरकार के लिए मनमाने फैसले लेना मुश्किल होगा। विधायी का जो कामकाज है उसमें भी सरकार को विपक्ष के साथ सहमति बनाकर फैसला लेना होगा। यह भी संभव है कि सत्ता पक्ष की कुछ पार्टियां या फिर सांसद मुद्दा विशेष के आधार पर विपक्ष के साथ हो जाएं, तो सरकार के लिए मुश्किल और ज्यादा हो जाएगी। इस साल जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें से महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर अनिवार्य रूप से खींचतान होगी। कैबिनेट मंत्री पद को लेकर अजित पवार की पार्टी के साथ विवाद भी शुरू हुआ, यानी कि एक खिंचाव नजर आया। अगले साल बिहार में भी चुनाव है और वहां भी गठबंधन के अंदर तनाव बढ़ सकता है। इस राजनीतिक चुनौती से निपटना भी एक बड़ा काम होगा। एक अन्य राजनीतिक चुनौती बीजेपी और आरएसएस के संबंधों को साधने की होगी। अभी तक आरएसएस की ओर से सरकार और पार्टी के कामकाज में कोई दखल नहीं दिया गया। एक चुनौती आर्थिक सुधारों और विनिवेश की प्रक्रिया को लेकर रहेगी। ऐसा लगता है कि इस दिशा में कोई बड़ी पहल होने की पूरी संभावना है। तो ये वो चुनौतियां हैं जो इस बार मोदी सरकार यानी कि एनडीए की सरकार 3.0 के सामने नजर आएंगी।